अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वितीय केंद्रीय बैठक कमेटी की गढ़वा जिले के बरगढ़ में हुई संपन्न। पलामू से 5 व गढ़वा जिले से 8 केंद्रीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बैठक में लिया हिस्सा। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन द्वारा किए गए कार्य को की गई रिपोर्टिंग व दोनों ही जिले के सदस्यों को आगामी कार्यभार की सौंपी गई जिम्मेदारी। संगठन में कार्यरत सभी जिले व प्रखंड सदस्यों की पलामू में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाने हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पिछले महीने मणिपुर की घटना व यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संगठन द्वारा किए गए केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मीणा ने किया तारीफ। द न्यूज रेवोल्यूशन के साथ खास बातचीत में केंद्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आज की इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं बरगढ़ प्रखंड में उपस्थित हूँ, जहाँ पर केंद्रीय कमेटी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का केंद्रीय कमेटी की ये दूसरी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मीणा जी उपस्थित हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। एक सवाल, जैसे कि सबसे पहले तो जो आगामी आप लोगों का जो पिछली बार जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का सम्मेलन हुआ, द्वितीय केंद्रीय महासम्मेलन, उससे क्या परिवर्तन हुआ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अंदर? पिछले महासम्मेलन में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने अपने कमी कमजोरियों को और अपनी उपलब्धियों को रेखांकित किया है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि हम लोग का विस्तार, लातेहार जिला और पलामू जिला में हमें नया विस्तार मिला है और न सिर्फ हमें विस्तार मिला है, लेकिन इन दोनों जिलों में हमारी जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और ग्राम स्तर की भी कमेटियां हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है और इन जिलों से महासम्मेलन में भारी संख्या में आदिवासियों ने अपनी भूमिका अदा की है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने अपने सम्मेलन में हमारी जो सांगठनिक कमजोरियां हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको हम लोगों ने रेखांकित किया है और हम लोगों ने इन कमजोरियों को रेखांकित कर अपने कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी कमिटियों के मजबूतीकरण पर हम लोगों ने बल दिया है। इसके लिए हम लोगों ने टास्क लिया है कि सभी ग्राम कमेटियों को और प्रखंड कमेटियों को सबसे पहले मजबूत किया जाए और कमेटियों का पुनः गठन किया जाए। ये इस निर्णय के मुताबिक हमारी कमेटियां काम कर रही हैं और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीयतः हम लोगों ने जो नारा दिया था केंद्रीय महासम्मेलन में कि हम लोगों को जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को तेज करना है और हमको अपने मान सम्मान और सत्ता की प्राप्ति के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हमारे पलामू जिले में है, जहां पर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई काफी तेज गति से चल रही है और आदिवासियों की जो जमीन, जो खतियानी जमीन है, जिनको कि कुछ दबंगों के द्वारा, कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था, ये जमीन मतलब 1.5 एकड़ से लेकर 1400 एकड़ तक जमीन है और इन जमीन पर वहां पर जन गोलबंदी करके संघर्ष चलाए जा रहे हैं और बहुत तेरे मामलों में हम लोगों को सफलता मिली है। तो द्वितीयतः मैं ये कहना जा रहा हूं, न सिर्फ हम जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम विचारधारा के स्तर पर भी अपने कमेटियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समझदारी है कि बिना विचारधारात्मक मजबूती के हमारी जो सेना है, हमारी जो कमेटी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई किया है। किन लोगों के द्वारा हमारे इस अधिकार पर अतिक्रमण किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है और इसके मूल में कौन से लोग हैं, कौन सी विचारधारा हावी है और इनके खिलाफ हम लोगों को किस तरह से संगठित होकर लड़ाई करनी है, इन सब बातों से हम अपने
नेताओं को और साथ ही हमारे आधार की जनता को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। एक चीज और सवाल है मेरा, जैसे अभी आप देख सकते हैं जैसे केंद्र का जो सरकार है, कहीं ना कहीं आप आदिवासियत की बात करते हैं, तो आदिवासियों के हक अधिकार और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार शोषण पे क्या अभी तक कितने ऐसे कार्यक्रम आयोजित आपके तरफ से कराए गए, आपके संगठन के माध्यम से हो पाई है? देखिए, केंद्र की सरकार, मैं कहना चाहूंगा, केंद्र की सरकार मूल रूप से आदिवासी विरोधी सरकार है। कहने को तो यह सरकार अपने को आदिवासियों का दोस्त कहती है और अपने को आदिवासियों की हितैषी कहती है, लेकिन इस सरकार के द्वारा किए जा रहे कृत्य जो हैं, यह साबित करता है कि यह सरकार आदिवासियों के खिलाफ में है। हाल में ही पिछले अप्रैल महीना से लेकर लगातार 4 महीनों से मणिपुर को हम एक उदाहरण के बतौर ले सकते हैं। मणिपुर में आग लगा हुआ है, वहां पर कुकी और मैती जातियों के बीच में, मैंने कहना यूं चाहिए कि आदिवासियों एवं मैती जातियों के बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है। वहां पर हजारों की संख्या में, लगभग 50,000 लोग वहां पर बेघर बार हो गए हैं। 5,000 घरों को जलाया गया है। 6,000 से अधिक हथियार वहां पर थाने से उठा कर ले जाए गए हैं और इन हथियारों का प्रयोग आदिवासियों की हत्याओं में हो रहा है। और वहां की सरकार कहती है कि ये हथियार छीन लिए गए हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि जब हथियार छीनने वाले लोग वहां आए तो उन पर कितनी गोलियां चलाई गई। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस हथियार को वितरित कर दिया गया है आतताइयों के बीच में, हमलावरों के बीच में। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर की जो हिंसा है, वहां की जो परिघटना है, इस घटना का असली प्रयोजक केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। यही कारण है कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य, जो कि घंटों में वहां की घटना को बंद किया जा सकता था यदि केंद्र की सरकार चाहती तो, लेकिन ना तो केंद्र की सरकार और ना ही राज्य की सरकार ऐसा चाहती है। यही वजह है कि आज तक 4 माह से अधिक होने को जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। द्वितीयतः मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को ये अपने हितैषी बताते हैं, माने वे आदिवासियों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ वोट है। और अभी 2024 का चुनाव आ रहा है और ये चुनाव इस देश के लिए और खासकर भाजपा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और भाजपा को ये एहसास हो गया है कि वह ये चुनाव हारने जा रही है, इसलिए एन केन प्रकारेण वे इस चुनाव को जीतना चाहते हैं और दलित और आदिवासियों का वोट पाने के लिए वे नीचे तक जा सकते हैं और बहुत तरह तरह के इनके जो क्या बोलते हैं जुमले होते हैं, इन जुमलों का प्रयोग ये आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए कर सकते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि केंद्र की यह सरकार आदिवासी विरोधी है। अन्यथा क्या वजह है कि यूसीसी जैसे कानून इस सरकार के द्वारा लाने की बात हो रही है। यूसीसी जैसे कानून जैसे ही लागू होगा, आदिवासियों के सारे विशेषाधिकार, सारे उनके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, विद इन अ मिनट ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना। एक चीज आपने एलिगेशन लगाया केंद्र सरकार के ऊपर कि मणिपुर में कहीं ना कहीं आपने 2 आदिवासी समुदाय की बात कही, जैसे कुकी और मैती समाज के, तो उन लोगों के बीच कैसे कैसे मतभेद उत्पन्न किया गया, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, जब से वहां पर भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा के सरकार बनने के साथ ही वहां पर आरएसएस का केंद्रीकरण शुरू हो गया है। वहां पर मैती जो जाति है, वो जाति हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता है और लगातार करीब 6-7 वर्षों तक आरएसएस के द्वारा इनको, इस मैती नामक जाति को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। मैं आपकी सुविधा के लिए यह बता देना चाहता हूं कि कुकी जनजाति जो है, वहां पर ये लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। तो इस माने लड़ाई को ईसाई वर्सेस
मैती किया जा रहा है। और मैं दूसरी जानकारी आपको ये देना चाहता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, लगातार वहां पर कैंप किए रहते हैं। पूरा देश के वे जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन क्या कारण है कि वहां पर ये मणिपुर जैसे एक छोटे से राज्य में लगातार कैंप करके हैं। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस क्या करती है और क्या कहती है, और आरएसएस के इशारे पर ही ये भाजपा की सरकार चलती है, और भाजपा की सरकार जो आरएसएस का एजेंडा है उस पर काम करती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के इशारे पर ही भाजपा ने वहां पर ये जातीय और धार्मिक विद्वेष पैदा किया, जिसका प्रतिफलन हम लोग मणिपुर हिंसा के रूप में देख रहे हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मेरे मन में सवाल आ रहा है, जैसे कि आप आदिवासियत की बात कर रहे हैं और आपका एक नारा है कि जल जंगल जमीन की रक्षा तेज करो और मान सम्मान सत्ता के लिए आगे बढ़ो, तो क्या लगता है संगठन उस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम हो पा रहा है? आप सत्ता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे, लोगों को कैसे जागरूक कर पा रहे हैं? जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जल जंगल जमीन की लड़ाई में हम अपने लोगों को, आदिवासियों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी जल जंगल जमीन की जो समस्या है वो क्यों है ना, कौन इसके लिए दायी है। इस चीज से हम जनता को रूबरू करा रहे हैं, और साथ ही साथ हम जनता को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी जो समस्या है वो समस्या ये जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग की जो गलत नीति है उसके बदौलत पैदा हुए हैं, इसलिए अंततः हमको शासक वर्ग के खिलाफ में खड़ा होने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जहां तक मान सम्मान और सत्ता का सवाल है, तो ये बात अच्छी तरह से हम जानते हैं कि आदिवासी मान सम्मान के प्रिय और स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं आदिवासियों के मान सम्मान को छीनने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों के मान सम्मान पर लगातार किसी न किसी रूप में कुठाराघात हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ में मजबूती के साथ खड़े हैं। जैसे एक घटना घटी थी मध्य प्रदेश में, वहां पर एक आदिवासी युवक के ऊपर एक सवर्ण बीजेपी नेता के द्वारा उसके मुंह पर पेशाब किया गया था। तो ये घटना दिखाती है कि आदिवासियों के प्रति इन लोगों का क्या नजरिया है, बीजेपी का क्या नजरिया है और सवर्णों का क्या नजरिया है। तो समूचा आदिवासी संगठन इसके खिलाफ आंदोलित हुए, सड़कों पर उतरे, इसका प्रतिवाद किया। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हम सत्ता की ओर आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि सत्ता ही वो चाबी है जो कि आदिवासियों के समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। तो इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। तो सत्ता की लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने अभी आदिवासी महासभा के बैनर से ये 5-6 वर्षों से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, और हम लोग लगातार इन 5-6 वर्षों में जनता को, आदिवासी जनता को, वो सत्ता क्या है, सत्ता क्यों हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, हम इसको समझा रहे हैं। सत्ता का मतलब न सिर्फ एमएलए और एमपी होता है, लेकिन हम जन सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, जन सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, आदिवासी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। इसकी तैयारी हमने शुरू की है। हो सकता है निकट भविष्य में हम इस लड़ाई को और फ्रंट फेस पर आकर हम लड़ना शुरू करें। जैसा कि आपने राजनीति की बात करी, तो एक चीज मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि जैसे अभी का जो परिवेश है, राजनीति का माहौल है देश का, उसमें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का क्या सोच रखता है? और एक बार सवाल जैसे अभी राजनीतिक जो परिवेश है, भारतीय राजनीति का जो स्थिति परिस्थिति है, जो परिवेश है, उसमें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा अपना क्या सोच रखता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि केंद्र की जो सरकार है लगातार जन विरोधी कार्रवाइयों में संलिप्त है, लगातार वो लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है, लगातार ये कोशिश दिखाई दे रही है कि जो जन सरोकार के कानून है ना, उस कानून को बदल दिया जाए। वो सिर्फ एन केन प्रकारेन इस पर सरकार का माने कब्जा दिखाना चाहती है। उदाहरण के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं, जैसे वो चुनाव
आयुक्त की नियुक्ति का सवाल हो, इस पर एक दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन देखिए, इसमें चालाकी देखिए कि तत्काल एक कानून लाया गया और उस कानून को पास करके ये माने यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से छीन लिया गया, है ना। उसके जगह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जगह में कैबिनेट के किसी मंत्री के रहने की बात की गई। तो ये दिखाती है कि सरकार जो है वह चुनाव आयुक्त को अपने मुट्ठी में रखना चाहती है। अन्यथा क्या कारण है कि उसके अंदर चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर इतना उतावलापन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक उदाहरण के द्वारा कि जितने भी कानून बनते हैं वो कानून जनता के लिए होते हैं, कानून सरकार के लिए नहीं बनते हैं। लेकिन यहां तो ये दिखाई दे रहा है कि कानून जनता के लिए नहीं, सरकार के लिए बनाया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन कहने का मतलब कि हमारे देश में जो फेडरल ढांचा है, जो संघीय ढांचा है, उसको कमजोर करने की बात की जा रही है, कमजोर करने की बात की जा रही है। और यह हमारे संविधान की एक खासियत है कि हमारा जो देश है वो संघों का एक संघ है, संघों के मिल से बनता है। यही हमारे देश की सुंदरता है, यही हमारे देश की सुंदरता है। और इस सुंदरता को ये सरकार समाप्त कर देना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूं, उसके सरकार के द्वारा जो तर्क दिए जा रहे हैं कि खर्च कम होगा, समय कम लगेगा, ये सब फिजूल के तर्क हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं है। जितना खर्च 2 बार चुनाव कराने में होता है, उतना खर्च तो सरकार यूं ही करते रहती है। उसके प्रचार में बहुत सारे खर्च आते हैं, बहुत सारे फिजूल खर्च आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब बोलने की बात है। असलियत ये है कि केंद्र की सरकार जो है वह सरकार क्या बोलते हैं कि अपनी जो सत्ता है उस सत्ता को केंद्र में और राज्य में बनाकर रखना चाहती है। इसी की यह प्रैक्टिस है। और अब अंतिम सवाल, जो कि ये बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पलामू के केंद्रीय कमेटी सदस्य और गढ़वा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य आए, क्या कुछ एजेंडा था आज का एजेंडा बैठक का? हम लोगों ने इस बैठक में खासकर बात किया कि हम कैसे अपने कमेटियों को मजबूत करेंगे। और हम लोगों ने अभी खासकर बात किया कि भाई हम करम पर्व कैसे मनाएंगे, करम पर्व में क्या संदेश हमको जनता के बीच में ले जाना है, और करम पर्व के बाद 15 नवंबर को जो बिरसा जयंती होती है वो कैसे मनाया जाएगा, केंद्रित रूप से मनाया जाएगा, विकेंद्रित रूप से मनाया जाएगा। और साथ में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि हम अपने सारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय होगा, जो कि पलामू जिला के सुआ कोड़िया गांव में होगा। और वहां चुनिंदे 100 से लेकर 125 कार्यकर्ता उसमें हिस्सा लेंगे। तो इन्हीं सब की सफलता को कैसे अंजाम दिया जाए, इस संबंध में हम लोगों ने काफी विस्तार से बातें की है। हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जैसा कि आप सुन रहे थे, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय अध्यक्ष के साथ वार्तालाप, और इसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों को कैसे लोकतांत्रिक तरीके से सशक्त किया जाए, आदिवासियों को कैसे जनसत्ता के लिए वापस लाया जाए, पूरी तैयारी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की है। जल जंगल जमीन के साथ सत्ता पर कैसे काबिज हो सके, सत्ता के लिए कैसे जागरूक रख सके, हम बातचीत कर रहे थे। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।